नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं बेरोज़गारी और दरिद्रता। ये वीडियो के अंदर टॉपिक आता है, उसमें प्रत्येक बार में 2-3 सवाल इसके पक्के आते हैं और वो भी पूछे जाते हैं आंकड़ा बेसिस पे। तो हमें उन्हीं आंकड़ों को लेके आज जो टॉपिक है हमारा वो हम आगे लेके चलेंगे और आशा करते हैं कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम समझने वाले हैं बेरोज़गारी और बेरोज़गारी में इनकी परिभाषाएं, किसने ये सबसे पहले इसकी परिभाषा दी और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई। तो चलो हम शुरू करते हैं। भुखमरी की धारणा को दुनिया के सामने लाने वाला प्रथम व्यक्ति सर जॉन बायर्ड था। ठीक है, बायर्ड था। ध्यान रहे, सबसे पहले ये सीधी आपको परिभाषा देके पूछ लेंगे, ये सबसे पहले कार्य किसने किया। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम बेरोजगारी का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक आपको याद रखनी है और ये कई बार पुस्तक बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम देके और इनके किसकी है ये पूछी जा चुकी है, या फिर ये भाई नौरोजी के द्वारा। और देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में निर्धनता निर्धारण के लिए गरीबी रेखा को मापने का प्रथम प्रयास जो किया था वो किया था योजना आयोग के द्वारा जुलाई 1962 में। सबसे पहले निर्धनता मापने के लिए या गरीबी को मापने के लिए प्रथम प्रयास जो योजना आयोग के द्वारा किया गया था और वो किया गया था 1962 में। याद रहे आपको। ठीक है, श्रम शक्ति कार्यशील जनसंख्या। अब बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा नॉर्मल पूछी जाती है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या, कार्य मांग होने पर न मिल पाना बेरोजगारी है। परिभाषा आती है बेरोजगारी है क्या, तो अगर कार्य की मांग हो, जो भी किसके द्वारा, कार्यशील जनसंख्या के द्वारा कार्य की मांग होने पर कार्य न मिल पाना बेरोजगारी है। श्रम शक्ति कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं 15 से 59-60 वर्ष के बीच में जिसकी उम्र हो, ठीक है, और जो कार्यशील हो उसे ही हम श्रम शक्ति मानेंगे, उसे ही हम श्रम शक्ति मानते हैं। किसी में 59 आता है, किसी में 60 आता है, तो हमें लगभग अप्रोक्स मान लेना है कि 15 से 60-59 के बीच में। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है बात आती है, तो 43.6। ठीक है, 43.6। ये कितनी, 3 करोड़ के बीच लगभग मान लो आप 3 करोड़। भारत में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 39.88। ये 88 है, ये मान लो 40% मान लो। ठीक है, तो इसे हम 40% कह सकते हैं। अगर कार्यशील जनसंख्या की बात करें भारत में, तो प्रतिशत के अनुसार राजस्थान की ज़्यादा है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ में है। बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। कितनी है, 55.5। और उसके बाद में नंबर आता है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में कितनी है, 51.9%। में 37.2%। सीकर में 37.6%। बात आती है कि यहाँ पर ये जयपुर में कार्यशील जनसंख्या कम कैसे है, यानी जितनी जनसंख्या होगी भाई, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे कार्य कम मिलेगा व्यक्तियों को, और कब कार्य कम मिलेगा वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है, सीकर में। ठीक है, ये जयपुर में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे काम कम मिलता है, इस कारण से कार्यशील जनसंख्या कम है।
कितनी है 37.2%। सीकर में 37.6%। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ये पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या कितनी है या शहरी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। ये ऑब्जेक्टिव में जो हमारा सवाल आया था उसमें सीधे सीधे पॉइंट बना के इसको पूछा गया था। तो यहाँ पे देख लो आप कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 47.3% है और शहरी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 32.3% है। आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी व बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था कौन सी है? एनएसओ। ठीक है, ये पहले NSSO थी, याद रहे, पहले NSSO थी। ठीक है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण सर्वे ऑफिस, जिसका अभी दो मिला दिए गए हैं, दो को, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, इनको दोनों को मर्ज करके नाम कर दिया है इनका NSO। ठीक है, NSO इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कब किया गया ये आपको सीधा सीधा पूछ लेगा। कब किया गया? 23 मई 2019 को। कब किया गया? 23 मई 2019 को। NSSO वर्तमान NSO द्वारा बेरोजगारी दर की परिभाषा क्या है? जो NSSO जो पहले था, अब उनके परिवर्तन नाम कर दिया गया है, दो को मिलाकर NSO। उनकी ओर से इनका जो बेरोजगारी आंकड़ा है किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। तो बेरोजगारी जिन लोगों मतलब बेरोजगार जितने लोग होते हैं, जिनकी संख्या जितनी होती है बटा श्रम शक्ति, जितने मतलब काम करने वाले, तो मैंने आपको बताया कि 15 से 60 वर्ष ले लो आप। ठीक है, 60 वर्ष तक जो मतलब श्रम शक्ति होती है, कार्य करने वाले होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के ये निकाला जाता है। यानी बेरोजगार लोगों की संख्या बटा श्रम शक्ति की संख्या इंटू 100। आगे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18, याद रहे आपको 17-18 रिपोर्ट कौन सी? श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट। 17-18 के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में कुल श्रम शक्ति का 6.1% हिस्सा बेरोजगार था। कब? 2017-18 में। ठीक है, जो पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी का स्तर माना जाता है। कब माना जाता है? 17-18 में 45 वर्ष, जो पिछले 45 वर्ष है उसमें सबसे अधिक माना जाता है। कितना भारत में बेरोजगार शक्ति थी? वो थी 6.1%। सामान्य स्थिति में बेरोजगार मापने की संदर्भ अवधि 1 वर्ष होती है। बेरोजगारी के आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो प्रत्येक 1 वर्ष में जारी किए जाते हैं। ध्यान रहे कि आपको सीधे पूछ लेंगे बेरोजगारी के आंकड़े कब कितने टाइम में जारी किए जाते हैं और कितने समय में जारी किया जाता है, तो ये प्रत्येक 1 वर्ष में जारी किए जाते हैं। राजस्थान में भारत की बेरोजगारी का प्रतिशत 2017 के अनुसार कितना है? ठीक है, जो ध्यान रहे कि राजस्थान में 5.0% श्रम शक्ति बेरोजगार है। कब की? 17-18 की। ठीक है, 17-18 में जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी हुए थे उनके अनुसार राजस्थान में 5.0% है। और भारत में कितने हैं? भारत के प्रतिशत कुल जनसंख्या के, ठीक है, जितनी जनसंख्या उनके अनुसार कितनी है? वो है 6.1%। नीति आयोग द्वारा जारी की गई 77वें विकास लक्ष्यों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख का मानक, ध्यान रखें, भूख का मानक रहा कितना? 35। राजस्थान का भूख का मानक कब? 2019 में। 2000, ये हमारा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 2019
की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख का मानक कितना रहा? तो 35% रहा। और उसी के जो पिछले साल 2018 में ये जो था मानक वो था 45%। ठीक है, 45वें स्थान पर था राजस्थान, जो अपने 35वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, राजस्थान में 46.6% महिलाएं, 5 साल तक के बच्चों में 32.4 तक की एनीमिया है। ये मैंने एक आंकड़ा बीच में ऐसे ही उठा लिया, शायद इससे थोड़ा जुड़ा हुआ था इस कारण से। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान में 46.6% महिलाओं तथा 5 साल के बच्चों में 32.4% तक में एनीमिया है। ये थोड़ा भूख और दरिद्रता से संबंधित था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 जो हमारे आंकड़े जारी हुए हैं उन्हीं को भी मैंने सम्मिलित किया इसमें, क्योंकि हो सकता है कि मतलब थोड़े आंकड़ों में सवाल तो वैसे आएंगे, परियोजना वगैरह ये आती है इसमें, लेकिन आंकड़े भी इसमें आ सकते हैं। इसी कारण से मैंने थोड़ा इसमें सम्मिलित किया। राज्य में जन्म दर 2018 के अनुसार जो जन्म दर है वो प्रति 1000 जनसंख्या पर 24 है। ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या पर 24 है। क्या है? जन्म दर राज्य की, राजस्थान की। राज्य में शिशु मृत्यु दर 2018 प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 है। ठीक है, राज्य में शिशु मृत्यु दर 2018 के हिसाब से प्रति 1000 जीवित पर जन्म दर 37 है। बेरोजगारी होती कितने प्रकार की है, कैसे इसको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं? तो इसको हम लिखें, बेरोजगारी 2 प्रकार की निकाली जा सकती है। बेरोजगारी निकालने के कितने पायदान हैं? 2 प्रकार से है। ये मानव सतत विकास सूचकांक, इसके अनुसार भी निकाली जाती है, और बेरोजगारी व बेरोजगार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2 प्रकार से निकाली जाती है। मानव विकास सूचकांक, इसमें 3 मूल्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये 3 इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? मानव विकास सूचकांक में। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दूसरे पायदान पर था। किसमें? राजस्थान 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 26.7%। ठीक है, किसमें? बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, हरियाणा प्रथम स्थान पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप कहें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो राजस्थान में दूसरे नंबर पर आता है बेरोजगारी में, और प्रथम स्थान पर हरियाणा आता है। ठीक है, आर्थिक विकास सूचकांक 2020-21 जो राजस्थान के आर्थिक विकास बजट जारी हुआ उसमें प्रति व्यक्ति आय हम कितनी निकाले हैं? तो वो स्थिर कीमतों पर 72,297 रुपये, यानी माना है, ये मानी जाती है कि स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतें हमारी कौन सी? 2011-12। ठीक है, 2011-12 हमारे स्थिर कीमतें मानी जाती है, तो उसके अनुसार 72,297 रुपये, और प्रचलित कीमतों पर 1,09,386 रुपये। ठीक है, ये सीधे सीधे आंकड़े आप दोनों ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में गरीबी, अब बात आती है राजस्थान में गरीबी। अब राजस्थान में गरीबी कितनी है, कैसे मापी जाती है, क्या क्या इसके आधार हैं? ठीक है, उन्हीं को हम लेके चलेंगे कि गरीबी का अर्थ क्या है। तो मानव के न्यूनतम आवश्यकताओं, मानव के मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान का अभाव। ये मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, पहले पूछा गया ये प्रश्न है कि मानव को गरीब
कब माना जा सकता है? कब माना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, उनका अभाव हो तो राजस्थान में गरीब माना जाता है। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 से परिभाषित किया है कि ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी दैनिक आमदनी 1.90 अमेरिकन डॉलर, ठीक है, ध्यान रखना, कितनी? 1.90 अमेरिकन डॉलर से कम है। ठीक है, कम है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीब माना जाएगा। अपन इंडिया के हिसाब से अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो लगभग 75-76 रुपये इसके चलते हैं, तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुमान लगा लेना, लगभग प्रतिदिन के लाइक 150 रुपये के करीब माने जाते हैं। ठीक है, गरीबी के प्रकार। अब गरीबी के प्रकार कितने हैं तो उनको हम देखते हैं। राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने गरीब को 2 ग्रुपों में बांटा है। कितने रूपों में बांटा है? 2 रूपों में, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता वो होती है जो हमें स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती है, निरपेक्ष निर्धनता वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पहले देख ले, जब गरीब का माप प्रति व्यक्ति न्यूनतम आमदनी अथवा उपभोग के किसी निरपेक्ष स्तर से किया जाता है। जब गरीबी का माप प्रति व्यक्ति न्यूनतम आमदनी अथवा उपभोग के किसी निरपेक्ष स्तर से किया जाता है तो उसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। भारत में गरीबी के निरपेक्ष माप को ही मान्यता दी गई है, यानी सापेक्ष माप को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन ऐसा जो विकसित देश हैं, ये विकासशील देश के लिए मान्य है कि भारत विकासशील है। भारत यानी प्रत्येक भारत जैसे देश जो विकासशील है, विकासशील देशों में निरपेक्ष माप को ही मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन ऐसा जो विकसित देश है उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकसित देशों में वहाँ पे क्या है कि जो उनकी आवश्यकता है, जो उनके सामाजिक तौर पर स्वीकार्य जीवन है उनका, जैसे सबका अलग अलग होता है, जो समाज मानता है उसके अनुसार ऐसे लोग जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं न लेकर उसके आवश्यकताओं को न लेकर उनके समाज के सामान्य रूप से स्वीकार जीवन गरीब का सापेक्ष माप कहलाता है। जो उनके समाज मानता है, मतलब उनके समाज तौर पर है कि मतलब गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इतना पैसा बैंक बैलेंस होना चाहिए, और उसके परिवार में या घर में मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ वो मतलब उनका समाज एक आम तौर पर मानता है, तो उसे वो चीज़ अगर उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, इस तरह की तुलना करके परिभाषित किया जाता है कि उसे गरीबी के सापेक्ष माप कहते हैं। ठीक है, उनकी तुलना की जाती है कि भाई ये चीज़ अगर होनी चाहिए, समाज मानता है, तो उसमें वो चीज़ नहीं है, तो उनको ये गरीब माना जाता है। राज्य में आश्रित अनुपात। अब आश्रित की बात की जाए, एक आश्रित तो जो राज्य के गवर्नमेंट पर आश्रित हैं या जो एक दूसरे पे आश्रित है, वो कितने हैं? जो जितनी जनसंख्या है अपनी, ठीक है, जितनी जनसंख्या है तो उसका 1.29% राजस्थान में आश्रित है। कृषि संदर्भ में कुछ आंकड़े देखें तो राजस्थान की संपूर्ण जनता कृषि पर निर्भर है। कितनी? वो है 70%। ध्यान रहे, 70% जो जनसंख्या है राजस्थान में कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि पर निर्भर श्रमिकों का अनुपात कुल कितना है? कुल की बात कर रहे हैं। हाँ, आगे हम इसको डिवाइडेशन भी करेंगे, कैसे कुल बनता है तो इसको डिवाइडेशन भी करेंगे, और ये भी मान देखें पूरा कि कुल श्रमिक, ठीक है, कृषि पर निर्भर जितने जो श्रमिक हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, तो वो 62.1% है। अब बात आती है कार्यशील व्यक्ति। कार्यशील व्यक्ति मैंने आपको बताया कि 15 से 60 वर्ष माना जाता है, ठीक है। उसमें जो स्वयं की ज़मीन वाले हैं,
जो स्वयं की ज़मीन वाले हैं वो कितने हैं, 45.6%। ठीक है, कितने, 45%। और 16.5% कृषि मजदूर है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ठीक है, ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको, उनके कितना प्रतिशत है, 16.5% है। श्रमिक वर्गीकरण। अब श्रमिक वर्गीकरण को हम देखें तो ये पूरा कि मुख्य श्रमिक कितने हैं। ठीक है, मुख्य श्रमिक कितने हैं और मुख्य श्रमिक माना किसे जाता है, तो जिनके 183 दिन या 6 माह से अधिक रोजगार मिलता हो। ठीक है, या वो रोजगार करते हो या मजदूरी करते हो, 183 दिन या 6 माह से अधिक जो मजदूरी करते हैं उन्हें मुख्य श्रमिक माना जाता है। सीमांत श्रमिक, सीमांत श्रमिक हैं तो 183 दिन या 6 माह से कम रोजगार मिलता हो, या रोजगार वो करते हो या मजदूरी करते हो या उन्हें मिलता नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें सीमांत मजदूर कहा जाता है। ये से अधिकतर देखें तो ये आंकड़ा हमें कृषि में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कृषि में। ठीक है, कृषि में ये आंकड़ा देखा जाता है, क्योंकि कृषि में व्यक्ति जो मजदूर होता है तो वो मजदूर कृषि का काम होने पर उन्हें उसी वक्त पर ही लगाया जाता है। उसके बाद में काम जैसे ही उनका समाप्त होता है उसके बाद उनको हटा लिया जाता है। तो ये सीमांत कृषक में आते हैं। ठीक है, सीमांत श्रमिक में आते हैं। राजस्थान में मुख्य श्रमिक कितने हैं, 70.5% सारे। ठीक है, और कृषि पे कितने हैं, हम ऊपर देख के आए थे, 62। ठीक है, कृषि राज्य में कृषि पर नम्बी जो जितने श्रमिक हैं वो है 62.1%। ठीक है, और राजस्थान में कुल श्रमिकों की संख्या है वो 70.5% है। मुख्य श्रमिक है जो 70.5% है, और सीमांत श्रमिकों की संख्या। मुख्य श्रमिक सर्वाधिक कहाँ पर है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। मुख्य श्रमिक सर्वाधिक है जयपुर में। ठीक है, न्यूनतम है डूंगरपुर में। ठीक, ये आपको आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यही सीधा पूछ सकता है आपको, सर्वाधिक जयपुर में है मुख्य श्रमिक और न्यूनतम डूंगरपुर में है। सीमांत श्रमिक सर्वाधिक कहाँ पे है, डूंगरपुर में, उल्टा कर लो, और न्यूनतम जयपुर में। ग्रामीण क्षेत्र में 33.7%। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 11.2% है। जो श्रमिकों की अनुपात हैं, अगर श्रमिकों की कुल अनुपात में देखा जाए तो वो 33.7% कहाँ है, ग्रामीण में, और शहरी क्षेत्र में 11.2% है। तो आगे मैंने कुछ भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े हैं जारी किए हुए वो भी इंक्लूड आपके लिए किए हैं। तो कहीं सवाल बन भी सकता है, तो हमारा गलत भी नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा आदर्श TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कितने बच्चे कितने जोड़ों पर होने चाहिए, तो वो है 2.2, अर्थात 10 जोड़े। ठीक है, 10 जोड़े यानी कितने हो गए, जोड़े में दोनों आदमी महिला और पुरुष सम्मिलित होते हैं, तो 20 के 22 बच्चे। ठीक है, 20 के 22 बच्चे, ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। वर्तमान में है कितनी भारत की, तो है 2.9%। ठीक है, 2.9, सॉरी प्रतिशत नहीं है, 2.9 है, यानी 10 जोड़े और 29 बच्चे हैं। ठीक है, अब राजस्थान से संबंधित और भारत के कुछ तुलनात्मक आंकड़े भी मैंने दे रखे हैं। वो हैं शिशु और का मृत्यु दर कितना है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 37। ठीक है, 37, ये कितना है, राजस्थान का है 37, और वो 1000 यानी 1000 बच्चों पर उनकी मृत्यु दर कितनी है, 37, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी 37 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। किसके अनुसार, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। और यही भारत में थोड़ी कम है, भारत में 1000 बच्चों पर 32 बच्चों की मौत हो जाती है। मातृ मृत्यु अनुपात, यानी माताएं होती है उनके गर्भस्थ अवस्था में या डिलीवरी के समय कितनी मौत हो जाती है, उनका क्या अनुपात रहता है, तो वो रिपोर्ट है 2016 और 18 की, 2016-18 के बीच की रिपोर्ट है। उनमें प्रति लाख
प्रति लाख महिलाओं पर, किस में? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं पर 164 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भारत में ये थोड़ी कम है। भारत में प्रति लाख महिलाओं पर, यानी एक महिलाएं अगर 1 लाख महिलाओं अगर जन्म देती हैं बच्चों को, तो उसमें 113 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यही अगर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें 2014 और 18 के अनुसार, तो राजस्थान में जीवन प्रत्याशा 2014-18 के अनुसार कितनी है? 68.7 है, और ये प्रतिशत में मायना। ठीक है, ये प्रतिशत 68.7, और भारत में जीवन प्रत्याशा है वो है 69.4%। आगे चलते हैं विभिन्न आधार वर्ष। ठीक है, विभिन्न आधार वर्ष। अब जो हमारे आंकड़े हैं उनके आधार वर्ष क्या क्या चीज़ें मानी गई हैं, तो उनके अनुसार हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999-2000 ये इसको 100 मानकर आधार वर्ष निकाला जाता है। किसका? ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का। थोक मूल्य के सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1999 और 2000। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। जो थोक मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, राजस्थान का, उसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें 75 प्राथमिक उत्पाद हैं और 69 विनिर्मित उत्पाद हैं जो वापस निर्माण जिनका किया जाता है। ठीक है, और 10 ईंधन शक्ति है। ठीक है, भारत सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है। ठीक है, ये आंकड़े हैं जो थोक मूल्य सूचकांक है, उनको प्रति माह जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI का मतलब क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें आधार वर्ष कितना माना जाता है? 2001, यानी 2001 को 100 मानकर इसका जो भी रेट होता है वो निकाला जाता है। अब वो बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य की। ठीक है, जो हमारे राजस्थान में है, तो वो उपभोक्ता मूल्य कैसे निकाला जाता है, किन किन जिलों को सम्मिलित किया जाता है। 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान में केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर किन जिलों को शामिल किया जाता है, तो वो जिले हैं जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। ठीक है, इससे पहले अलवर के स्थान पर यानी 2020-21 से पहले अलवर के स्थान पर अजमेर था। ठीक है, अजमेर को सम्मिलित किया जाता है। जो 3 जिले हैं उनमें जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर होता था, लेकिन 2020-21 के जो जारी सूचकांक है उसमें अलवर को शामिल कर दिया गया और अजमेर को बाहर निकाल दिया गया। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016, ठीक है, 2016 जारी किया गया है श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा। श्रम ब्यूरो कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, उनका जो 2020 की रिपोर्ट नवीनतम आधार मूल्य माना गया 2020 में, वो 2016 माना गया। इससे पहले कौन सा माना जाता था? इससे पहले 2001 माना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं तेंदुलकर समिति की। ठीक है, ये आयोग हम आगे पढ़ने वाले हैं, वैसे देखने वाले हैं। एक छोटा सा मतलब जो आंकड़ा है वो हम बता देते हैं आपको कि तेंदुलकर पद्धति के अनुसार राजस्थान में 2011-12 मैंने आपको बताया कि जो आधार वर्ष माना जाता है वो 11-12 माना जाता है। कुल गरीबी का अनुपात कितना है? 10.69। ठीक है, याद रखना आप पूरा कि 10.69% 2011-12 में कुल गरीबी का अनुपात था। कितना था? तेंदुलकर समिति के अनुसार कुल गरीबी का अनुपात 10.69% 2011-12 में था। भारत में गरीबी हटाओ के नारे का प्रयोग पहली बार, ठीक है, 5वीं योजना, यह 5वीं कौन सी योजना है? ये पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है। गरीबी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कि गरीब हटाओ का नारा दिया था, वो दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
गरीबी निवारण के लिए सबसे पहले कार्यक्रम था जो उसका नाम था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 से परिभाषित किया कि ऐसे समस्त व्यक्ति, कब परिभाषित किया? अक्टूबर 2015 में। ठीक है, मैंने ऊपर बात कर ली है। व्यक्ति जिसकी दैनिक आय 1.90 अमेरिकन डॉलर से कम है उन्हें गरीबी रेखा से अथवा गरीब माना जाएगा। इससे पहले विश्व बैंक ने 2008 में गरीबी रेखा को परिभाषित करते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति आमदनी को, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और आमदनी को 1.25%, ठीक, 1.25 डॉलर, ठीक है, अमेरिकन डॉलर माना था। कब माना था? 2008 में। अब बात करते हैं विभिन्न आयोगों की। ठीक है, एक आयोग से हमारा सीधा सीधा सवाल पूछा हमें से जाता है वीडियो में। जो सबसे पहले आयोग आया था वो आया था, जो हमें इम्पोर्टेंट है उसी की बात करेंगे, लकड़वाला विशेष दल। ठीक है, लकड़वाला विशेष दल, इसकी स्थापना सितंबर 1989 में और इनकी रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो 1993 में। ये आपको सीधे सीधे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनमें से सीधा सीधा अगर कोई पूछेगा अगर एग्जामिनर, तो सीधा सीधा सवाल ही पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई और इन्होंने रिपोर्ट कब जारी की या इसमें क्या था। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ विशेष था नहीं, इसलिए मैंने आगे दिया नहीं कुछ। तेंदुलकर विशेष दल, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा गहराई से लेंगे। तेंदुलकर विशेषज्ञ दल गरीबी रेखा के पुनर्मूल्यांकन एवं नवीनीकरण के लिए योजना, ठीक है, योजना तो योजना यहाँ पे लिख देंगे योजना। ठीक है, योजना आयोग ने वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब किया गया? 2005 में। तेंदुलकर दल का या तेंदुलकर विशेष दल का गठन कब किया गया? 2005 में। डॉक्टर तेंदुलकर दल ने अपनी रिपोर्ट कब जारी की? नवंबर 2009 में। स्थापना या गठन कब हुआ? 2005 में। और जो रिपोर्ट है उनकी वो जारी की गई नवंबर 2009 में। तेंदुलकर दल ने व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली उपभोग की वस्तुओं, ठीक है, की वस्तुओं समूह के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च को भी शामिल किया। इनकी जो विशेषता थी ये आप ध्यान रखना, इसमें उपयोग के लिए जो वस्तु, ठीक है, वस्तु पहले जो उपयोग लेते थे उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इनके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है उनको भी इन्होंने सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है उनको भी। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन, अब ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग की बात की जाए तो 27 रुपये, कितने रुपए? 27 रुपये। और शहरी क्षेत्र में खर्च की बात की जाए तो 33 रुपये होने पर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं, ठीक है, 27 रुपये खर्च हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में उन पर 37 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम खर्च हो रहे हैं तो वो गरीब माना जाएगा। आगे चलते हैं। रंगराजन विशेष दल। रंगराजन विशेष दल का जो गठन किया गया था वो 2012 में था। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था या दल का गठन किया गया 2005 में। उन्होंने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी नवंबर 2009 में की थी। और जो रंगराजन समिति थी, ठीक है, विशेष दल था, उनके इसका गठन किया गया था वो 2012 में किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो जून 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये पिछली बार वीडियो में पूछा जा चुका है, ठीक है, और इस बार इनमें ज़रूर मतलब एक प्रश्न आता है और कई बार पूछा भी जाता है और आता भी है, ठीक है। रंगराजन विशेष दल ने वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर
ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 रुपये। तेंदुलकर समिति ने कितने माने? 23 रुपये। ठीक है, 23 रुपये। ये अब देख लेते हैं हम, ये 27 रुपये, सॉरी 27 रुपये और 33 रुपये शहरी क्षेत्र में। ठीक है, और रंगराजन में कितने माने? तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 30 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये। यानी रंगराजन ने जो माने थे वो 27 और 33 माने थे। ठीक है, और तेंदुलकर समिति ने, और रंगराजन मान रहा है वो है 30 और 47। ठीक है, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स है, वो उनकी स्थापना जो यह गठन है वो 15 मार्च 2015 को की गई है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आई होप कि आपके लिए वीडियो के एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी साबित होगी।